हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। देखो, हम लोग अपने लास्ट क्लास के चैप्टर सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में वी वर डिस्कसिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, बट ये भी देखने की कोशिश किया था, ये भी जानने की कोशिश किया था कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों होता है। तो देखो क्या होता है, जब भी नॉन वॉलेटाइल का कोई सॉल्यूट होता है किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनाते हैं, अपने लिए स्पेस बनाते हैं, यानी कि जगह बनाते हैं। उससे क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी चीज़ फ्रीज करनी है तो हमें क्या करना होता है, उनके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर को और मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या आ रहा है, डिप्रेशन, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या आ रहा था, एलिवेशन आ रहा था। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला को डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जो डेल्टा टी एफ है, ठीक है, वो किसके बराबर है बेटा, I इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। ठीक है, इनको अगर हम बात करें, ये भी डिस्कस किया था कि जो डेल्टा टी एफ है वो किसके बराबर है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यानी कि जो टी नॉट एफ है वो ग्रेटर देन क्या है, टी एफ के है। यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसी भी सॉल्यूशन का वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्वेंट का वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से क्या है, ज़्यादा है। यानी कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर ना? ठीक, यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं बेटा कि अगर पानी में कोई भी ऐसा चीज़ हम डालें, है ना, पानी में कोई ऐसा चीज़ हम मिलाएं जो नेचर कैसा हो, वॉलेटाइल हो, यानी कि अगर वाटर में हम किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम मिलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबको पता है पानी का तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली बात है जो टी एफ होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो 0 से कम होगा। डैट इज़ वो हमेशा ही नेगेटिव वैल्यू उसकी आएगी। आ रहा समझ में? तो जब जब हमारा सॉल्वेंट पानी होगा तब तब हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो नेगेटिव में ही आना चाहिए। इस बात को आप हमेशा सुनिश्चित कर लें। बात समझ में आ रही है? क्लियर ना? तो हमेशा ही हमारी जो टी एफ की वैल्यू है वो नेगेटिव ही आएगी। कब? जब हमारे पास क्या होगा, टी नॉट एफ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी होगा। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था। अब दूसरा फार्मूला हम यहाँ से डेराइव कर रहे थे, वो फाइनली कितना आया था बेटा, आई तो ऐसा ही है, के एफ भी वैसा ही है। अच्छा, पानी के लिए के एफ की वैल्यू हमने डिस्कस कर रखी थी, कितना, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ये बात हो गई थी। चलिए, तो मोलैलिटी में हम बात कर लिए थे यहाँ पे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ क्या, सोल्यूट, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। कुछ ये फॉर्मूला बन गया था, है ना? ठीक है, क्या सभी लोग इस फार्मूले से वाकिफ़ हैं? ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ठीक है, पक्का क्लियर है? तो चलिए हम इसी फार्मूले की हेल्प से क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्लियर ना? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बेटा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, चलो मैं दूसरे पेन का यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, टी एफ होगा, है ना? पहले इन बातों से आप कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होगे कि टी नॉट एफ क्या है और टी एफ क्या है। ठीक है, टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इनमें क्या हो रहा है, ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग, ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। कितना ग्राम डिसॉल्व कर रहा हूँ मैं, 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर।
इन, ठीक है, ऑफ 200 ग्राम, यानी कि जो पानी का वेट है वो कितना है बेटा, 200 ग्राम पानी है हमारे पास। हैविंग, एक चीज़ और इसमें मेंशन किया गया है, हैविंग DOD, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, दैट इज अल्फा, वो कितना है 75%। तो आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितना, 75%। इसका मतलब आपको अल्फा की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मेरे से पूछा क्या है, मेरे से बेटा पूछा है TF, है ना। तो TF का हम पता लगा सकते हैं जब हमें डेल्टा TF के बारे में आइडिया हो, है ना, क्योंकि T0F तो पानी का मुझे पता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डेल्टा TF। जैसे ही डेल्टा TF मुझे मिलेगा वैसे ही मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, TF, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो चलो उसी रफ्तार में हम चलते हैं और डेल्टा TF को जल्दी से कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो डेल्टा TF को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि इस बार वांट ऑफ फैक्टर को हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 लेकर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 75%। तो चलो मैं वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ। तो 1 + n-1 कितना, अल्फ़ा। ये किसका फार्मूला है बेटा, यस, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये डिसोसिएशन के केस वाला फार्मूला है। किसका, डिसोसिएशन के केस के लिए फार्मूला है। अब आप देखो आपको दिया क्या है, आपको सोडियम सल्फेट दिया है। तो सोडियम सल्फेट हमेशा क्या होता है, डिसोशिएट ही होगा। ये कोई पॉलीमर तो है नहीं, ये तो कोई डाइमर वगैरह तो है नहीं कि ये एसोसिएट होगा, ये हमेशा ही डिसोशिएट होगा। तो मुझे बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू जिसको डाउट हो रहा है तो वो देख ले कि सोडियम सल्फेट में n की वैल्यू कितना है। वैसे तो सोडियम के कितने आयन है बेटा, 2, सल्फेट के कितने आयन है, 1, तो 2 1 कितना हो गया, 3। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इसको ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो, 2Na+ और प्लस SO4 2-। तो इसके बेटा 2 मोल आ गए और इसके 1 मोल आ गए। इसका मतलब जो टोटल मोल है वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो n की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। किस केस में, सोडियम सल्फेट के केस में, ठीक है, क्लियर ना। तो बस यहाँ से I निकाल लीजिए, 1 + n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, -1। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 75% का मतलब क्या होता है, हाँ 0.75। 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 बोलो, लिख सकते हैं। यहाँ से I की वैल्यू बताओ कितना आएगा, यहाँ पे 2 / 4 कितना हो जाएगा, 2। तो दैट इज़ 3/2 आ जाएगा। 3/2 + 1 मतलब कितना हो गया, 5/2। तो I की वैल्यू बेटा कितना आ गया, 5/2। देखो I की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और 1 से ज़्यादा हो भी रही है। क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन का केस है। आ रहा समझ में। तो मुझे I की वैल्यू मिल गई। अब जल्दी से जब मुझे I की वैल्यू मिल चुकी है तो मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूँ, अपना डेल्टा TF निकाल सकता हूँ। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या है, I की वैल्यू तो कितना आ गया, 5/2। KF 1.86, पानी की बात हो रही है, पानी का तो KF कितना होता है, 1.86 होता है, मल्टीप्लाई बाई कितना, WB का मतलब क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का वेट कितना है, 28.4। ये किसका है, सोल्यूट का वेट है ना, देखो दिख रहा है, ठीक, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। MB का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट को तो आप निकाल सकते हो। सोडियम सल्फेट का मोलर मास क्या होगा बेटा, Na2SO4 का मोलर मास क्या होगा, 23 होता है सोडियम का। तो 23 × 2 कितना हो गया, 46 और सल्फर का मोलर मास होता है 32। 46 और 32 हो गया हमारे पास क्या, 78। सही कर रहा हूँ, 46 और 32 कितना हो गया हमारे पास, 78। और 78 और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यानी कि 16 × 4 कितना हो गया, 64। 78 + 64 कितना हो गया, 142, है ना। तो बस आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लिए क्या, मोलर मास कितना आ गया, 142।
मल्टीप्लाई बाई कितना लिखा है बेटा 1000, है ना। नीचे कितना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, WA का मतलब क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट मुझे कितना दिया है, यस 200 ग्राम 200 ग्राम। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, डेल्टा TF की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर ना। तो अब जल्दी से सॉल्व करिए, तब तक मैं थोड़ी सी सफाई कर लेता हूँ, सफाई अभियान कर लेता हूँ, थोड़ा मेरे पास जगह हो जाएगी, फिर मैं और आगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। बट आप रुकिए नहीं, आप डेल्टा TF की वैल्यू मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताइए, ठीक है। चलिए कॉपी कर लें। तो बच्चों आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, चलो मैं आंसर बताता हूँ। आप लोगों ने कैलकुलेट जो किया है उसका आंसर आएगा कितना बेटा, 4.65, है ना। इनको आपकी मर्जी डिग्री सेल्सियस में ले लो, केल्विन में ले लो, बट मैं डिग्री सेल्सियस में लेना चाहता हूँ। क्यों लेना चाहता हूँ वो मेरा रीज़न सुन लीजिए आप। इसको मैं डिग्री सेल्सियस में इसलिए लेना चाहता हूँ कि अब मुझे निकालना क्या है, TF, है ना। और TF का जो फॉर्मूला है वो बेटा क्या है, T0F माइनस TF। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट TF, है ना। तो अब मुझे T0F जो मुझे लेना है वो मैं 0 डिग्री सेल्सियस लूँगा। क्यों, क्योंकि पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, फ्रीज, यानी कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबको पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू राइट 0 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ 273। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको डिग्री सेल्सियस में लेना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है। अगर ऑप्शन केल्विन में है तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, इसको केल्विन ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं। और जब आप इसको केल्विन ले लोगे तो फाइनली आप 0 डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिखोगे, 273 केल्विन। तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका आंसर क्या आएगा, 273 माइनस 4.65, दैट इज 268.35, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं दोनों ही बता देता हूँ। तो डेल्टा TF कितना आपने निकाला है, 4.65 डिग्री सेल्सियस, है ना। और सबको पता है पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TF, ठीक है। इस TF को इधर ले जाओ, तो फाइनली हमारा जो TF आएगा वो आ जाएगा बेटा -4.65 डिग्री सेल्सियस। क्या देख रहे हो आप, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, व्हाट इज TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, वो हमेशा ही क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। आप यहाँ देख रहे हैं -4.65, ये 0 डिग्री सेल्सियस कम है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमारा ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या है, कम है। इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो चुका है। हमारा जो सॉल्यूशन है वो पहले से क्या हो चुका है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो चुका है, ठीक है। पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस था, अब 0 से भी क्या हो चुका है बेटा, कम। अब इसी को अगर आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं तो गली के बच्चे को पता है कि भाई डिग्री सेल्सियस में हम कैसे चेंज करते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो वो मैं भी आपको बता देता हूँ बहुत आसानी से। 273 माइनस 4.65, अब जो आंसर आएगा केल्विन में आएगा वो आ जाएगा 268.35 केल्विन। देखो जो पहले से कम हो चुका है, पहले तो 273 था लेकिन अब उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा बेटा आंसर आ गया, जो बहुत ही आसान होता है। हालांकि इसमें एक चीज़ आपको गौर करने वाली बात है कि आप कभी गलती से I की वैल्यू यहाँ पर 3 मत ले लीजिएगा, क्योंकि हम अक्सर ये देखा करते हैं कि सोडियम सल्फेट देखा नहीं, हम काउंट कर लेते हैं कितने आयंस हैं, 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो यहाँ I की वैल्यू हम 3 लिखते हैं। और मैंने ही आपको बताया है कि अल्फ़ा को आप हमेशा 1 मान कर चलिए, लेकिन कब तक, जब तक क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा मेंशन नहीं है तब तक। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको अल्फ़ा 75% दे रखा है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को लगाकर I = 1 + n-1 अल्फ़ा, पहले आप क्या निकालोगे I, और उस I का फिर बाद में आप इस फॉर्मूले में यूज़ करके क्या निकालोगे, डेल्टा TF, और इस डेल्टा TF का यूज़ करके आप क्या निकालोगे, TF, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। अच्छा 2 चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ बेटा।
ठीक है, पहली चीज़ क्या है, आप ज़रा देखें, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पर नज़र डालें तो हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना। यानी कि जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, हमारा एलिवेशन होगा। कैसे, आप सबको पता है ये वाला फार्मूला, इसको हटा देता हूँ मैं। आप सबको ये वाला फार्मूला तो पता ही होगा कि डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता था, टी बी माइनस टी नॉट बी। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट था वो ज़्यादा था, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अब ज़रा ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि डेल्टा टी एफ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टी एफ के, ठीक है। आ रहा समझ में, देखो तो बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन है वो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वहीं पर क्या है, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जब बढ़ेगा तो डिप्रेशन क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। ठीक, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो एलिवेशन और ज़्यादा होगा, क्लियर ना। ठीक, चलो इन पर अपन क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है, क्लियर ना। आप उसके टेंशन लो, इस पर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप कॉपी करें, फिर मैं क्वेश्चन से मिलवाता हूँ आपको। चलिए बच्चों, तो देखो आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 0.1 मोलल या मोलैलिटी या बोल सकते हो क्या, NaCl आपको दिया हुआ है। ये क्या, इसका भी मोलैलिटी क्या दिया हुआ है, 0.1 मोलल, लेकिन ये यूरिया है ना। ठीक है, NaCl जो होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। यानी कि इसका जो I है मतलब वांट ऑफ फैक्टर है वो कभी भी 1 नहीं रह सकता, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, क्लियर ना। लेकिन जो यूरिया होता है वो कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। यानी कि जो इसका वांट ऑफ फैक्टर है वो हमेशा ही कितना रहेगा, हमेशा, ठीक है, हमेशा ही रहेगा कितना, 1 रहेगा। यानी कि इसका जो I है वो हमेशा कितना रहेगा, 1। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 0 होती है, किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनमें अल्फ़ा की वैल्यू कभी भी बेटा 0 नहीं होती है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0, कुछ न कुछ अल्फ़ा की वैल्यू होती है। इसकी वजह से जो आई होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। बट अल्फ़ा यहाँ पर हमें दिया नहीं है, इसलिए हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 मान कर चलते हैं कि NaCl का जो अल्फ़ा है वो 1 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा माना है हमने यहाँ पे, इस वजह से जो NaCl है उसका I कितना है, 2, ठीक है। तो आपके सामने 2 सॉल्यूशन है, दोनों के मोलैलिटी तो सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है, एक इलेक्ट्रोलाइट है तो दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। एक का जो वांट ऑफ फैक्टर है वो है बेटा 2, तो दूसरे का जो वांट ऑफ फैक्टर है वो है 1। अब आपसे कुछ पूछा जा रहा है, इन सभी के ऑर्डर्स आपको पूछा जा रहे हैं कि बताओ RLVP क्या होगा। अच्छा, इसको A से डिनोट किया गया है, इसको B से डिनोट किया गया है। तो आपसे पूछा गया कि भाई RLVP का ऑर्डर क्या होगा, RLVP A और B में किसका ज़्यादा होगा, क्या B का RLVP ज़्यादा होगा या A का RLVP ज़्यादा होगा। तो देखो आपको क्या समझना है, व्हाट इज़ RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आप उसका फुल फॉर्म बता रहे हो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। लेकिन मुझे बताओ ये एक्चुअली है क्या, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। ये RLVP क्या होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखे हैं कि जितने भी हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे RLVP हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर है। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर। एक्सक्यूज मी। तो ये जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, वो सारे के सारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सब के सब मोलैलिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, ये डिपेंड करते हैं किन पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। यानी कि ऑल दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जिसके ज़्यादा होंगे उनमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चाहे आप बात कर लें RLVP की, चाहे बात कर ले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की,
चाहे आप बात कर ले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, और चाहे आप बात कर ले ऑस्मोटिक प्रेशर की, सबके सब डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जिसका वॉन ऑफ फैक्टर ज़्यादा उसका ये सब ज़्यादा। क्लियर ना? तो बस आपकी मोलैलिटी तो बेटा क्या है, सेम है, क्योंकि मोलैलिटी अगर ज़्यादा होती तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता, ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पर तो मोलैलिटी क्या है, दोनों की सेम है। तो अब कैसे डिसाइड करोगे? हाँ, अब वांट ऑफ फैक्टर से डिसाइड करोगे। किससे? वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर ये शो करता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी ये शो करता है वांट ऑफ फैक्टर कि मोल्स क्या हैं, बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो वांट ऑफ फैक्टर है 2, इसका मतलब इसके सॉल्यूट के मोल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। इसके 2 मोल हैं सॉल्यूट के, इसके 1 मोल हैं सॉल्यूट के, सिर्फ और सिर्फ। तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किसके ज़्यादा हुए? यस, NaCl के। ठीक है, और जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो गए उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो बस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गई, यानी कि जो ReLVP है उसमें A की वैल्यू B से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि A में जो है सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, B में सॉल्यूट क्या है, कम है। पक्का? अच्छा बताओ, ये डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको छोड़ दो, अभी TB छोड़ दो। डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो भी वांट ऑफ फैक्टर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, इसका मतलब इस वाले में क्या होगा, A ग्रेटर देन B है, क्योंकि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो सब के सब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और ये रहा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो ReLVP है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बेटा क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जैसे ही क्या होंगे, वांट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, A ग्रेटर देन B है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं आप, क्या, एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, एज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा बोलते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक ReLVP, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, EBP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम शो करते हैं डेल्टा TB से। ठीक है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट DFP, दैट इज डेल्टा TF ऑल्सो गेट इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, ये सब भी बढ़ेंगे। तो सॉलिड पार्टिकल बढ़ने का मतलब क्या है बेटा, वांट ऑफ फैक्टर बढ़ना। ठीक है, क्लियर ना? तो यहाँ पर आप लिखिए, जो भी है सभी के सभी वांट ऑफ फैक्टर क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये बात तो आप सही है, समझ रहे होगे कि सॉलिड पार्टिकल का बढ़ने का मतलब वांट ऑफ फैक्टर का बढ़ना। ठीक है, अब बचा क्या, TB और TF। अब अभी जस्ट हमने देखा था बेटा दो रिलेशन, क्या कि डेल्टा TB जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, TB के, और डेल्टा TF जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, TF के। अब बताओ, अभी देखा था कि नहीं देखा था, एग्री कर रहे हो? ये दो चीज़ें देखा था आप सभी लोगों ने, अभी जस्ट बताया था। बस तो देखो डेल्टा TB का भी क्या होगा, क्योंकि डेल्टा TB जिसका ज़्यादा होगा उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो बेटा क्या हो गया, A ग्रेटर देन B हो गया। लेकिन TF क्या हो गया, यस, A लेस देन B हो गया, यानी कि जिसका डेल्टा TF ज़्यादा उसका TF कम। तो इन दोनों में ही क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बात कर सकते हैं, ऑर्डर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो देख लीजिए, तो यहाँ से अपने को समझ में आ गया कि जो डेल्टा TF है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, TF के।
ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। तो कभी भी पार्टिकल बढ़ता है, ठीक है, मतलब क्या है, कभी भी पार्टिकल बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाता है। इस बात को लिखे हैं सभी लोग, मराठी में लिखना है लिखिए, हिंदी में लिखना है लिखिए, किसी भी भाषा में, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब बढ़ता है, ठीक है, व्हेनेवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। क्लियर ना, ठीक, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इस लास्ट और सबसे आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखें आप लोग ज़रा ध्यान से, पुट द नेक्स्ट हेडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा टारगेटेड क्वेश्चंस होते हैं इनके ऊपर, ठीक है, क्लियर ना, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। देखो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ऑस्मोसिस को सीखना पड़ेगा। किसको, ऑस्मोसिस क्या होता है, और बिफोर ऑस्मोसिस हमें डिफ्यूज़न को सीखना पड़ेगा, है ना, डिफ्यूज़न क्या होता है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न देखो बहुत सी चीज़ों में होता है, गैसेस में भी होता है डिफ्यूज़न, जिसको आप ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न गैसेस स्टेट में पढ़ते हो बेटा, है ना। लिक्विड्स में डिफ्यूज़न जो है वो आप यहाँ पढ़ते हो, सॉलिड्स में भी डिफ्यूज़न होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूज़न होता है वो कहाँ पर होता है, गैसेस में होता है। क्लियर ना, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। लिक्विड में डिफ्यूज़न किस तरह से होता है, गैसेस की भी हम चर्चा नहीं करेंगे, उसका भी बहुत एक्सप्लेनेशन अपने को देना पड़ेगा, फिर वो कभी और करेंगे हम, है ना। तो डिफ्यूज़न लिक्विड में बेटा क्या होता है, सबसे पहले देखें आप क्या होता है डिफ्यूज़न में। एक डायग्राम मैं बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है, उस डायग्राम को आप ज़रा ध्यान से देखें। ठीक है, ये कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें दो सॉल्यूशंस रखे गए बेटा, एक सॉल्यूशन 1 है और एक सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या कर दिया गया है, इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन कर दिया गया है बेसिकली। क्लियर ना, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विड चाहे यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, इसमें कोई नहीं, बस क्या है, एक तरह से क्या है, एक नॉर्मल सा ऐसा लेयर रख दिया गया है, ठीक है, क्लियर ना, और कुछ भी नहीं, ठीक। चलिए मान लिया गया है जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है यानी कि C1 इज ग्रेटर देन क्या है, C2 है, यानी कि जो C1 है उसका कंसंट्रेशन C2 से क्या है, ज़्यादा है। अच्छा बताओ, अगर कंसंट्रेशन C1 का क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कहाँ ज़्यादा होंगे, पहले वाले में, क्योंकि बेटा कंसंट्रेशन तभी ज़्यादा है होता है कि जब सॉल्यूट का जो है अमाउंट वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में थोड़ा बढ़ जाता है ना। मतलब ये नहीं कि सॉल्वेंट कम हो गया, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 ग्राम सॉल्यूट डाला है हमने 1 लीटर में, तो दूसरा जो सॉल्यूशन है अगर हमने 1 ग्राम को बढ़ाकर 5 ग्राम ले लिया तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो बढ़ गया ना बेटा। पानी तो अभी भी 1 लीटर ही है दोनों में, लेकिन एक में क्या है, सॉल्यूट 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, दूसरे में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, 5 ग्राम है। तो जो 5 ग्राम वाला है उसका कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, तो डैट इट मीन कि जो कंसंट्रेशन है वो पहले वाले का ज़्यादा है, इसका मतलब पहले वाले में सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिफ्यूज़न क्या है ना। तो यहाँ पर है C1 और यहाँ पर है C2, तो बेटा होगा क्या, ठीक है, जैसा आप सबको पता है इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, क्लियर ना, ठीक है। तो होगा क्या कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, देखो जहाँ पर जो ज़्यादा है, सबको पता है C1 में क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, क्योंकि C1 इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन C2। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सब अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम C1 टू C2 एंड
ठीक है, एंड मूवमेंट ऑफ, ठीक है, क्लियर ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम C2 टू C1, ठीक है, क्लियर ना, C1 टू C2 ऐसा एरो दे देगा, और फ्रॉम C2 टू C1 टिल बोथ कंसंट्रेशन इक्वल, ठीक है। C1 से C2 जाएगा, है ना, मॉलिक्यूल्स जो हैं C1 से C2 जाएंगे और C2 से C1 में भी आएंगे। जो C1 से C2 जा रहा है ना, वो तो क्या है, हमारा सॉल्यूट के पार्टिकल है, क्योंकि C1 के पास सॉल्यूट ज़्यादा है, C2 के पास क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो C2 से C1 की तरफ कौन आएगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आएंगे। ये दोनों ही बेटा तब तक आते जाते रहेंगे जब तक दोनों के कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश ना हो जाए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और वाइस वर्सा, ठीक है, टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इज नोन एज डिफ्यूज़न। ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के कंसंट्रेशन आपस में बराबर न हो जाए, ठीक है, क्लियर ना। तो जैसा कि हमने देखा कि जो C1 है, C1 बेटा क्या है, सोल्यूट एक्सेस में है, सोल्यूट क्या है, एक्सेस में है, क्योंकि C1 का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और जो C2 है उसमें क्या है, सॉल्वेंट क्या है बेटा, एक्सेस में है, ठीक है। इसलिए C2 से सॉल्वेंट जा रहा है और C1 से क्या जा रहा है, सॉल्यूट जा रहा है, ताकि अपने आप को क्या कर सके, बैलेंस करे। ये तो डिफ्यूज़न है। तो चलो अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने वॉच किया कि डिफ्यूज़न में दोनों ही जगह से क्या हो रहे हैं, आदान प्रदान हो रहे हैं, यानी कि सॉल्यूट भी जा रहा है और सॉल्वेंट भी जा रहा है, ठीक है, क्लियर ना। लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स, हाँ आप सही सुन रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं, समझ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव कर पाते हैं। ये तो नाइंसाफ़ी हो गई, लेकिन क्या हुआ, यही बात सच है, ऑस्मोसिस। इसीलिए तो जो ऑस्मोसिस है वो डिफ्यूज़न से अलग है। डिफ्यूज़न कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता बेटा, ये कहता है सॉल्वेंट भी आ जाओ, सॉल्यूट भी आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ये सॉल्वेंट को भी अलाउ कर देता है फ्लो करने के लिए, सॉल्यूट को भी अलाउ कर देता है। लेकिन जो ऑस्मोसिस है ये भेदभाव करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन करता है बेटा। ये कहता है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही फ्लो करने की इजाज़त देंगे, सॉल्यूट तो फ्लो नहीं हो सकता, क्लियर ना, ठीक है। तो बस चलिए हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की और सीखते हैं ऑस्मोसिस कैसे अलग है किससे, डिफ्यूज़न से, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ऑस्मोटिक प्रेशर की शुरुआत होगी वो सिर्फ ऑस्मोसिस से ही हो सकती है, ठीक है। तो फिर से हम कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में इस बार, ठीक है, वही सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 लेते हैं और फिर से वही चीज़ कि जो C1 है उसका कंसंट्रेशन क्या है, C2 से ज़्यादा है, जो पिछली बार हमने लिया था। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, कंसंट्रेशन C1 इज़ ग्रेटर देन C2, क्लियर ना। लेकिन यहाँ पर एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पर नॉर्मल लेयर है ना, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल लेयर रहेगा इनके बीच में, ठीक है। आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन है जिसको आप बोलते हो क्या प्यार से, एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, बस बेटा इसका तो एक ही काम है ना, जो कहते हैं ना उसमें रामाचरितमानस में बोलते हैं ना, रामायण में, कि
दशरथ जी कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना, कि भाई कुछ भी हो जाएगा पर हम तो सॉल्वेंट को ही आने देंगे, सॉल्यूट तो आ ही नहीं सकता। यानी कि मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, एक स्पेशल टाइप क्या होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप होता है ना, एक स्पेशल टाइप का क्या बोलता है, एसपीएम क्या होता है, जैसे आप बात करें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, it is a special type of membrane which allows only flow of solvent molecules through it, neither solute molecules। ठीक है, क्लियर ना। तो अब इस सॉल्यूशन में मुझे बताओ, अगर कंसंट्रेशन जो है C1 का ज़्यादा है तो इसके पास क्या है, सॉल्यूट बेटा क्या होगा, एक्सेस में होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है ना। इसके पास क्या होगा, सॉल्वेंट एक्सेस में होगा, क्योंकि ये लेस कंसंट्रेटेड है। तो अब देखना ध्यान से, अब देखो अब यहां से तो कोई टेंशन नहीं है, यहां से जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्लो होंगे, मतलब C2 से C1 की तरफ मॉलिक्यूल्स फ्लो हो सकते हैं, लेकिन जो डिफ्यूजन में C1 से C2 होता था ना, वो अब फ्लो नहीं हो सकता। यानी कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को कोई भी इजाज़त नहीं है ताकि वो फ्लो कर सके। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, ऑस्मोसिस का बेटा, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन, है ना, कौन सा कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि देखो C2 से C1 जा रहा है ना, तो C2 तो क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ऑस्मोसिस होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन नहीं जाते हैं, हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन आते हैं, फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन। ठीक है, वाया या फिर थ्रू वाया अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको आप क्या बोलते हो, एसपीएम। ठीक है, इज नोन एज ऑस्मोसिस, इज नोन एज ऑस्मोसिस, उसको ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, रुको अभी जाओ मत, ऑस्मोसिस है बेटा ये, अभी हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर तो आए ही नहीं हैं। ठीक है, क्लियर ना। तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत दूर है, पहले आप ऑस्मोसिस को समझ लीजिए अच्छे से, हर चीज़ परत दर परत हम बढ़ेंगे, यानी कि कड़ी से कड़ी जोड़कर चलेंगे। ठीक है, दिस इज ऑस्मोसिस, क्लियर ना, बात समझ में आ रही है आपको। तो पहले आप इसको कॉपी करें, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या है डिफरेंस, व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये भी छोटा सा है, आप उसको देख लीजिए, हालांकि ये कभी पूछता नहीं बट कभी पूछ ले तो आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दिस, देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देखो अभी हम लोगों ने डिफ्यूजन देखा, ऑस्मोसिस देखा, बेसिकली ये एक फंडामेंटल है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा फील नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपको इनके डिफरेंसेस अगर पता नहीं है तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले, ऑल्दो ये एग्ज़ाम में थोड़ा कम टारगेट है क्योंकि बेसिक्स से चीज़ें हैं, बट कभी आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, देख लो आप ध्यान से। अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न क्या है बेटा, किसी पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, कभी भी आप किसी पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, डिफ्यूज़न में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। अभी आपने देखा ना कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही मूव कर पा रहे थे, क्यों,
क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो अलाउ नहीं कर रहा था किसको, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को फ्लो करने में, ठीक है। इसलिए सॉल्वेंट ही सिर्फ वहाँ से गुजर सकते हैं। वो एक ऐसा मेम्ब्रेन है, एक पतली सी मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अलाउ करता है। उसके पोर्स बहुत ही छोटे होते हैं जहाँ से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल गुजर ही नहीं पाते हैं, ये मतलब है। डिफ्यूज़न में कोई भी एसपीएम का रोल नहीं था, लेकिन ध्यान रखो ऑस्मोसिस बिना एसपीएम के पॉसिबल ही नहीं है। ऑस्मोसिस को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफ्यूज़न को कभी भी आप स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, वहीं पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तब तक बेटा फ्लो करते रहेंगे जब तक दोनों का क्या कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, जिनको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे क्या फ्लो होना बंद हो जाएगा? तब भी होता रहेगा फ्लो, यानी कि फ्लो होना तब भी नहीं बंद होगा जब दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे। तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आ जाएगा। उस कंडीशन में भी रिएक्शन क्या होगी, चलती रहेगी, बार बार इधर से उधर जाते रहेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। सिर्फ उसी तरह जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में मैंने पानी भर दिया, ठीक है। अब पानी भर गया बाल्टी में बेटा, ठीक है, बाल्टी को नल के नीचे रख दिया, बाल्टी में लगातार पानी भर रहा है, बाल्टी को फुल कर दिया है हमने। अब क्या करता हूँ मैं, अब पानी भरूंगा तो फिर पानी नीचे गिरेगा, भाई बाल्टी तो भर गई है पूरी तरह से पानी से, अब पानी नीचे गिरेगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, बाल्टी के नीचे से एक छेद कर देता हूँ, यानी कि एक होल कर देता हूँ, एक बड़ा सा होल कर देता हूँ। तो अब क्या होगा बेटा, अब पानी कभी भरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितना पानी भर रहा है उतना ही पानी क्या है, नीचे से गिरता चला जा रहा है, उस होल से बाहर निकल रहा है। लेकिन आप लगातार नल से पानी भर रहे हो, पानी गिर रहा है, आप क्या देखोगे थोड़ी देर के बाद कि पानी का जो लेवल है वो वहीं पर है, वो न तो बढ़ रहा है न ही कम हो रहा है। क्योंकि जैसे वो बढ़ने की कोशिश हो रहा है वैसे पानी बाहर निकल जा रहा है, जैसे वो घटने की कोशिश कर रहा है लेवल, वैसे ही आप पानी उसमें, क्योंकि नल का जो नॉब है बेटा वो तो हमेशा ओपन ही है, नल में से पानी बार बार गिर रहा है, इसका मतलब जो पानी का लेवल है वो वैसा ही है। तो उस सीन को ज़रा पिक्चर अपने मन में एक फिगर बनाओ उस सीन को, तो आपको क्या नज़र आएगा कि रिएक्शन जो है वो चल रही है, क्लियर ना, रिएक्शन चल रही है, लेकिन फिर भी पानी का लेवल न तो बढ़ रहा है न ही घट रहा है, वैसा का वैसा है, यानी कि लेवल ऑफ वाटर क्या है, वो कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी कि रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, पानी का लेवल न तो बढ़ रहा है न ही घट रहा है, जबकि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई नल में से पानी गिर रहा है तो पानी का लेवल बढ़ना चाहिए, बट फिर भी नीचे आपने होल कर दिया है, इसलिए क्या है, पानी का लेवल वैसा ही है। यही एक सीन होता है किसका, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। यानी कि रिएक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूअस चलता है, बट हमारा जो सिस्टम है वो किस में आ चुका है बेटा, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। एक इक्विलिब्रियम होता है स्टैटिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैं ऐसे चुपचाप खड़ा हूँ, मुझे कोई एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक आगे से खींच रहा है, एक पीछे से खींच रहा है, ठीक है, क्लियर ना, और मैं ऐसे चुपचाप खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को लगातार खींच रहा है ऐसे, मैं ऐसे स्टैटिक हूँ। तो दैट इज़ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या है, ठीक है, मैं लगातार ऐसे ऐसे क्या कर रहा हूँ बेटा, हिल रहा हूँ, यानी रिएक्शन चल रही है। ठीक, चलो बातें हो गई बहुत, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई। ठीक है, तो आप कॉपी करें, फिर अपन डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, एज यू सी इन द गिवन फिगर, अब हम बात करने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो देखो हमारे सामने क्या है, एक ऐसा फिगर है, उसमें क्या गिवन है, देखो इसमें दो सॉल्यूशंस हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, दो सिस्टम हमारे पास थे, एक सॉल्यूशन था, दूसरा भी सॉल्यूशन था, एक में सॉल्वेंट ज़्यादा था, एक में सॉल्यूट ज़्यादा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, ये जो ए वाला कॉलम है, ये किसका कॉलम है, सॉल्यूशन का कॉलम है। किसका कॉलम है बेटा, सॉल्यूशन का। मतलब इसके पास सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, क्लियर ना। हालांकि इसके पास इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि इस सॉल्यूट में क्या, इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट जो है वो है एक्सेस में है। सॉल्यूट क्या है बेटा, एक्सेस में है। और ये जो कॉलम है ये किसका है, सॉल्वेंट का कॉलम है।
यानी कि इस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा एक्सेस में है। ठीक है, चलो इसको सॉल्वेंट ही ले लेते हैं। ये एक सॉल्वेंट है और ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक, अब देखो हम इनको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, है ना। जैसे आपको एक लगे कि एक सॉल्वेंट है, तो देखो ये एक लिक्विड के ड्रॉपलेट्स में बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब होगा क्या, ऑस्मोसिस का फिनोमेना होगा। यहाँ पर बेटा एक पिस्टन भी हमने लगा रखा है ना। अभी शुरुआत में क्या है, लेवल दोनों के बराबर हैं, ए के बी के लेवल बराबर हैं। यहाँ पर एक हमने मासलेस पिस्टन भी लगा रखा है जिसका मास क्या है, एम है, जो कि हम काम में नहीं लेंगे, इसको हम नेग्लिजिबल मानकर चलेंगे। ठीक है, क्लियर ना। ठीक है, पिस्टन जो है अगर हम रेस करते हैं, ठीक है, यानी कि पिस्टन का अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये नीचे दबेगा, यानी कि ये कंप्रेस होगा। कौन, लिक्विड ए कंप्रेस होगा। क्लियर ना। ठीक, अगर हम पिस्टन को ऊपर करते हैं तो एक्चुअली ए जो होगा वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो होगा क्या कि ऑस्मोसिस का फिनोमेना होना शुरू होगा। तो बेटा जैसे ही होना शुरू होगा तो सॉल्वेंट से, क्योंकि आपको पता है लोअर कंसंट्रेशन से क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन हमारा फ्लो करता है, क्योंकि ये एक एसपीएम का लेयर भी लगा रखा है हमने। एसपीएम काम क्या करेगा, सिर्फ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करेगा, यानी कि एसपीएम से क्या होगा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो। तो एसपीएम से तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। क्लियर ना। तो चलो फ्लो करके मैं आपको एक दिखा देता हूं। तो देखो ये फ्लो हो रहा है। अब जैसे जैसे फ्लो होगा, ये जो लिक्विड बी का जो कॉलम है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि लगातार सॉल्वेंट बेटा ऊपर जा रहे हैं, और इस ए का जो लेवल है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए का जो लेवल है वो ऊपर जाएगा, बी का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। क्लियर ना। ए का लेवल क्या होगा, अप होगा। ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि लगातार सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स ए साइड, है ना, टुवर्ड्स ए साइड। तो अब देखो क्या होता है ना। अब ये पिस्टन क्या करेगा बेटा, प्रेशर, इस पिस्टन को आप क्या करो, कंप्रेस करोगे। क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। तो जैसे ही आप पिस्टन को कंप्रेस करोगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को बढ़ा रहे हो, यानी कि प्रेशर को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो पिस्टन को दबाओगे, जैसे ही पिस्टन को कंप्रेस करोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, है ना। एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पर, सॉल्यूशन के साइड में, टू प्रिवेंट द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस का फिनोमेना हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है, क्लियर ना। स्टॉप करने के लिए नहीं कर रहे बेटा, उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो ऑस्मोसिस का फिनोमेना हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर क्या होगा, वो जो प्रेशर होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे, प्रिवेंट करोगे, तो फिर क्या होगा, ऑस्मोसिस लगातार हो रहा है, आप प्रेशर वापस लगा दोगे तो जो मॉलिक्यूल्स जा रहे थे वो वापस पीछे हटते चले जाएंगे। तो दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या डेफिनेशन बोलोगे, देखो बहुत सिंपल सा है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलोगे, द एक्स्ट्रा प्रेशर applied over the solution side to prevent the phenomena of osmosis। ऑस्मोसिस के फिनोमेना को रोकने के लिए आप जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, किस साइड में, सॉल्यूशन के साइड में, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको डिनोट करते हैं बेटा किससे, पाई से, है ना। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आप डिनोट करते हो किससे, पाई से। तो क्या बोलो, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस पाई का जो फॉर्मूला है ना, वो कुछ इस तरह से होता है, पाई इक्वल टू क्या, CRT,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से आप आई की वैल्यू को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पाई इक्वल टू क्या, सी आर टी, जहाँ पर सी क्या है बेटा, सी इज द कंसंट्रेशन या फिर इसको आप क्या बोलोगे, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सी क्या है, सी का मतलब कंसंट्रेशन है, आर तो सबको पता है गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है, टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर। तो सभी लोग इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। बोलो समझ में आ रहा है, तो इसको आप कॉपी करें, फिर अपन बात करते हैं इनके और एस्पेक्ट्स पर, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लें। ओके तो देखो हम लोग अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, है ना। उसके पहले देखो मैं आपको फार्मूला अभी जस्ट लिखाया था, थोड़ा एलिब्रेट कर दूं मैं आपको फार्मूला, है ना। तो आप देखो आपका जो फार्मूला था बेटा वो कुछ ऐसा था, पाई इक्वल टू क्या, आई इंटू सी आर टी। सी का मतलब क्या है, मोलैरिटी, है ना। तो अब देखो ज़रा इसको क्या, कैसे आप इसको और ज़्यादा बाइफरकेट कर सकते हो और ज़्यादा इसको तोड़ सकते हो। तो आई तो वैसा ही रहेगा, है ना। चलो मैं ब्लैक पेन का ही यूज़ कर लूँ, तो आई ऐसा ही रहेगा। सी का मतलब क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या हो गया है, एनबी। एनबी इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको मैं चलो वी सॉल्यूशन ले लेता हूँ, ठीक है, इन क्या, लीटर, है ना, ठीक है, इनटू कर सकता हूँ मैं, इनटू आर इंटू टी। अब कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में आ जाए, अच्छा मोल्स को भी आप बाइफरकेट कर सकते हो, तो जैसे आई इंटू मोल को क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट को हम लिख सकते हैं WB, ठीक है, मोलर मास को हम लिख सकते हैं MB। ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ B आ गया। तो मोल्स ऑफ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ बी। बी का मतलब क्या है बेटा, सोल्यूट, ठीक, मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय कितना टी डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मान लो ml में दिया है, ठीक है, तो ऊपर क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतनी ही हरकत करनी है, ख़त्म हो गया हमारा फार्मूला। तो ये रटना नहीं है बेटा आपको, है ना, इसीलिए मैंने आपको पिछली बार दिया नहीं था, अभी जस्ट आपको जब मैंने बताया, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप इतने होशियार हो ही, सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप बना लोगे मेरी तरह जैसा हमने बनाया है। अब इतना बैठ के रटोगे थोड़ी ना बेटा कि पाई इक्वल टू आई इंटू WB अपॉन MB, है ना, पाई इक्वल टू आई अपॉन आई इंटू WB अपॉन MB, आर इंटू टी अपॉन, जैसा मैं भूल जा रहा हूँ ना वैसे आप भी भूल जाओगे, तुरंत तो याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे, इसीलिए तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखने की कोशिश करो इस फार्मूले को, पाई इक्वल टू ICRT, ठीक है। सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी। चले आगे इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक। चलिए बेटा, तो सबसे पहले मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन को पढ़ ले पहले, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। जो पहला हमारा सॉल्वेंट है क्या बोल रहा है कि 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। दूसरा क्या बोल रहा है, 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन एट 127 डिग्री सेल्सियस। तीसरा इंपॉर्टेंट है ना, दूसरा तीसरा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डेसीमोलर का वर्ड यूज़ कर रहा है, और यहाँ पर बेटा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया हुआ है जिसका आपको अल्फ़ा दिया हुआ है और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। तो चलो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से, है ना, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, उसमें तो सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सब में पूछ रहा है आपसे। तो पहले में आपको क्या गिवन है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है और टेम्परेचर, ये तो बहुत ही आसान है। तो पाई इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू सी इंटू आर टी, है ना। आई की वैल्यू बेटा कितना है,
1 है। अभी मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका आई हमेशा कितना होता है 1, क्योंकि उनके अल्फ़ा ऑलवेज कितने होते हैं 0। क्लियर ना। तो ग्लूकोज का आई कितना होगा 1, दैट इज़ वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 1। तो बस सारी वैल्यूज़ तो आपको दी हैं, तो बस सॉल्व करिए। तो 1 मल्टीप्लाई बाई कंसनट्रेशन कितना है 0.2। आर की वैल्यू क्या लोगे, आर की वैल्यू क्या लोगे, अगर प्रेशर एटीएम में निकालना है ना, प्रेशर आपको निकालना है बेटा, तो आर की वैल्यू हमेशा ही आप कितने लोगे, लीटर एटीएम वाला हमारा यू वैल्यू है जो 0.08 वाला वो लोगे, क्योंकि आर की तो 3 वैल्यूज़ होती हैं ना। 8.3 जब एनर्जी की बात हो जूल में तो 8.3 वर्ड यूज़ करोगे, वैल्यू यूज़ करोगे। जब भी कैलोरी आपको दिया हो तो आर की वैल्यू 2 यूज़ करोगे। और जब आपका प्रेशर पूछेगा तो आर की वैल्यू आप क्या यूज़ करोगे, अगर वॉल्यूम लीटर में हो या फिर प्रेशर आपका एटीएम में हो, तो उस कंडीशन में आपका आर की वैल्यू हमेशा क्या होगा 0.0821। तो हम केवल यूज़ करते हैं 0.08, है ना। टेम्परेचर तो कितना है 300 है। क्लियर, बस इनको आप सॉल्व कर लें तो पाई की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, ये 24 इंटू कितना 0.2, दैट इज़ कितना हो जाएगा 4.8 ATM। तो बस पहले वाला आंसर आ गया हमारा कितना बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 4.8 ATM। चलिए वी मूव फॉर द सेकेंड पार्ट, है ना। सेकेंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया है और टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। 127 डिग्री सेल्सियस को मैं टेम्परेचर कितना बोल सकता हूँ 400 केल्विन बोल सकता हूँ, है ना, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे टेम्परेचर तो दिया है बेटा, आर की वैल्यू भी मुझे पता है, आई की वैल्यू भी मुझे पता है, क्योंकि यूरिया क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई की वैल्यू अभी स्टिल क्या है 1 है, इसका भी आई। तो बस मुझे क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या, मोलैरिटी निकालना है। तो मुझे बताओ क्या कोई ऐसा फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ रहा है जहाँ पर मोलैरिटी का रिलेशन परसेंटेज W/V से हमने दिया है, आपको याद करिए, याद करिए बेटा, जहाँ पर मैंने आपको मोलैरिटी का रिलेशन परसेंटेज W/V से दिया है, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, चलिए मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। क्या आपने इस फॉर्मूले को कभी पढ़ा है, मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W/V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब कह दो नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, अभी याद आ गया ना। ऐसा ही होता है बेटा, हम चीज़ें भूल जाते हैं, अप्लाई करने का जहाँ टाइम है वहाँ करेंगे नहीं, बस कैसे होगा फिर। यहाँ से मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी को पुट करके ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। तो बस चलिए हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 10 इंटू परसेंटेज W/V कितना दिया है 30, और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है बेटा यूरिया, यूरिया का मोलर मास 60 होता है। तो यहाँ से मोलैरिटी कितनी आ गई, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा बेटा 30/6, दैट इज़ कितना 5 मोलर। तो मोलैरिटी आ गई कितना 5 मोल्स पर लीटर, दैट इज़ 5 मोलर। तो बस मोलैरिटी आ गई, तो बस हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी आ गया है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है I इंटू CRT। तो I की वैल्यू बेटा अभी भी स्टिल क्या है 1 है। मोलैरिटी कंसंट्रेशन यानी कि C की वैल्यू तो हमने भी कैलकुलेट कर लिया है कितना 5। R की वैल्यू हम 0.08, क्योंकि हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। टेम्परेचर कितना है 400। बस इसको सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया 160। तो ये बेटा आ गया पाई इक्वल टू कितना 160 ATM, है ना। तो देखो यहाँ पर आपने दूसरा क्वेश्चन भी क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। क्लियर, आप कॉपी कर लें, तब तक हम उसको रब करके तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी करते रहें। ठीक है, चलो हम तीसरा क्वेश्चन भी अब सॉल्व कर देते हैं बेटा। तो तीसरे क्वेश्चन मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है, आर की वैल्यू तो मुझे पता ही है, ठीक है। यहाँ पर आई की वैल्यू निकालना है मुझे, और मोलैरिटी की वैल्यू मुझे निकालना नहीं है, क्योंकि मोलैरिटी डेसीमोलर दिया है। डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर 1/10 दिया है यहाँ पर, यानी कि 1/10। तो डेसीमोलर की मतलब याद रखिएगा। सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2,
है ना, क्लियर ना। डेसीमोलर आ गया तो 1/10। तो मुझे सी की वैल्यू यहाँ पर पता है 1/10, बस मुझे क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालना है। तो बस आई की वैल्यू निकालने के लिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ज़रा देखिए, हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा, इसमें कितने आई की वैल्यू हम हमेशा इस फॉर्मूले से निकालते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन का केस है। तो आई इक्वल टू 1 + n-1 अल्फ़ा। ठीक है, मुझे अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, तो चलो शुरू करते हैं। 1 + n की वैल्यू कितनी है, कितने यहाँ पर पार्टिकल्स हैं। तो देखो पोटेशियम के तो 4 पार्टिकल हैं, है ना, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना। ठीक है, तो पोटेशियम के कितने हैं, 4 पार्टिकल हैं, और बाकी ये FeCN6 कितने हैं, 6 पार्टिकल हैं। ठीक है, तो मिला जुला के आप कहोगे 10 पार्टिकल, नहीं बेटा नहीं। अब आप समझिए, इसको जब आप ब्रेक करोगे K4FeCN6 को, जैसे ही आप ब्रेक करते हो, चलो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लेते हैं, देख लो, K4FeCN6 को जब आप ब्रेक करते हो, देन यू विल गेट, है ना, ये जो ब्रैकेट का है वो कभी भी अलग नहीं होते बेटा, वो हमेशा एक ही रहते हैं। ये जो पोटेशियम है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 4K+, ठीक है, प्लस FeCN6, और यहाँ क्या आ जाएगा 4-, दिख रहा है। तो आपने क्या देखा, पोटेशियम के कितने हैं पार्टिकल, 4। क्या ये पहले जो था ये ब्रेक हुआ, नहीं, ये अभी कितने हो गए बेटा, 1 पार्टिकल हो गए। तो 4 पार्टिकल पोटेशियम के, 1 पार्टिकल FeCN6 के, तो कितने पार्टिकल हो गए, 5। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 5। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो 5 - 1, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है, 75%, मतलब 3/4। ठीक है, सही है, दिख रहा है सभी को। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना, 3/4। ठीक है, बस सॉल्व करो इसको। तो 5 - 4 कितना हो गया, 4। 5 - 1 कितना हो गया, 4। 4 से 4 कैंसिल, 1 + 3 कितना हो गया, 4। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितना आ गया है, 4। बोलो आई की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। क्या सही कर रहा हूँ मैं, हाँ, बस आई की वैल्यू मिल गई, बस फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जगह चाहता हूँ, तो इस चीज़ को आप शायद नोट करना है, नोट कर ले बेटा। चलिए, कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ताकि मैं आपको आंसर ला कर दिखा सकूँ। इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा। तो देखो फार्मूला हमारा क्या है, पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी, यही हमारा फार्मूला है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। आई की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना, 4। सी तो आपको दिया है डेसीमोलर है, मतलब 1/10। आर की वैल्यू 0.08, टी का मतलब 227 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 227 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना, 500। बस इनको सॉल्व कर लीजिए, पाई की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो ATM में मिलेगी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा, 0 से 0 उड़ गया, नहीं ऐसा भी सोच सकते हो, यह आ जाएगा 500 × 8 कितना आ जाएगा, 40, है ना, 40, ये 40 आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, 40, और ये 0 से ये 0 उड़ गया, कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 16। इंटरेस्टिंग, ये कितना आ जाएगा, 16 ATM आ गया है। देख लें आप सभी लोग एक बार, मैंने तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर दिया है। ठीक है, एक बार आप देख भी लीजिए। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हालांकि अभी ये सफिशिएंट नहीं है, बट आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा ये इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपको पूछे जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, और अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है 1-2 वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हमारा लास्ट क्लास भी हो सकता है, क्लियर ना। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास भी हमारा हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड। ठीक है, जिनको हेनरी ने बताया था, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन, हेनरीज लॉ क्या होता है और इनके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।